अकाल आदाब। मैं किशन भारती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे पवन दूतिका। पवन दूतिका एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान, एक ऐसी बिरहड़ी की कहानी, एक जिसे युगों युगों तक हम और हमारे पूर्वज जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों चलिए आज इस अद्भुत प्रेम कहानी को आज हम पढ़ते हैं। जब श्री कृष्ण जी वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो राधा और कृष्ण, तो राधा के विरह का वर्णन इसमें लिखा है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का एक महाकाव्य प्रिय प्रवास, जिसमें से इन पंक्तियों को लिया गया है। तो चलिए आज बड़े ही लाजवाब तरीके से आज इसका निपटारा करते हैं और एक एक मीनिंग का पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का लेसन। बड़ा ही प्यारा छंद है, ये मंदाक्रांता छंद है। तो चलिए इसका एक एक मीनिंग का हम अर्थ बताते हैं और उसके साथ में व्याख्या बताते हैं। तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग श्री तब का है जब श्री कृष्ण जी वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए। तो राधा जी की विरह का वर्णन किस प्रकार करती हैं। भाई राधा जी उनकी प्रेमिका थी, तो एक प्रेमिका जब उसका प्रेमी चला जाता है तो वह अपनी व्यथा दुख दर्द किसे सुनाती है। तो यहाँ पर राधा जी जो हैं वो अपनी सारी दुख कथा कहानी विरह को पवन यानी हवा से बताती हैं। ये मोहब्बत है प्यारे दोस्तों, इसमें जो मनुष्य होता है वो पगला जाता है। कुछ इसी प्रकार से हमारी राधिका जी जो अपने प्रेमी श्री कृष्ण के बिछड़ जाने पर बहुत ज्यादा दुखित, बहुत ज्यादा बावली सी हो गई हैं और वो हो गई हैं। तो चलिए उनको बताते हैं कि क्या है। बैठी खिन्ना, बैठी का अर्थ होता है बैठी और खिन्ना का अर्थ होता है उदास या दुखी। यक एक का मतलब होता है यक, दिवस का मतलब होता है दिन और वे जो शब्द है यहाँ राधा जी के लिए प्रयोग हुआ है। गृह का अर्थ हुआ घर या भवन। मैं थी अकेली, अकेली मतलब अकेली। तो एक दिन राधा जी उदास होकर अपने घर में बैठी थी। पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि एक दिन राधा जी उदास होके दुखी होके अपने घर में बैठी थी। आके आंसू, आके आंसू मतलब आके आंसू। दृक, दृक का मतलब होता है नेत्र। युगल का अर्थ होता है दोनों। आके आंसू दृग युगल यानी उनके दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, कि राधा जी के दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे और धरा मतलब धरती पृथ्वी जमीन कुछ भी समझिए उसको भिगोते थे। अब भाई जो कोई भी अगर रोएगा तो उसके आंसू जमीन पर तो गिरेंगे, आसमान पर तो जाएंगे नहीं। तो ये वही मतलब धरा, धरा मतलब जो आंसू निकल रहे हैं तो जमीन पर गिर रहे हैं और जमीन को भिगो रहे हैं। तो दूसरी लाइन का हमारा अर्थ ये हुआ। अब तीसरी में क्या है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले। अब इसी समय जहां राधा जी बैठी थी वहां पर आई, आई का अर्थ हुआ आना। धीरे से मतलब धीमे धीमे या स्लोली स्लोली। इस सदन, सदन का अर्थ हुआ भवन या घर में पुष्प सदगंधो, पुष्प मतलब फूल, सदगंध यानी उसकी गंध सुगंध को लेके, कि उसी समय जब राधा जी अपने भवन में बैठी थी तो धीरे धीरे उनके पास पुष्प की सुगंध लेकर आई। कौन आई। हवा आई, पुष्प सुगंध को लाई कि राधा जी के पास हवा आई। प्रातः वाली सुपवन, प्रातः मतलब सुबह, वाली मतलब वाली होगा, सुपवन यानी सुंदर पवन यानी सुबह की हवा। भाई सुबह की हवा तो कितनी लाजवाब होती है, कितनी सुंदर होती है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। सुपवन इसी काल यानी इसी समय, वातायनों से यानी खिड़कियों से। क्या 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 कहती है कि उसी समय सुपवन यानी सुंदर पवन खिड़कियों के रास्ते से राधा जी के पास आई। क्या है कि एक दिन राधा जी उदास होके दुखी होके अपने भवन में बैठी थी और उनकी आंखों, उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। तभी उसी समय जहां राधा जी अपने घर में बैठी थी वहां पर क्या है, वहां पर हवा जो है पुष्प की सुगंध को लेकर आई और प्रातः वाली सुपवन और सुबह वाली
हवा जो है खिड़कियों के रास्ते से आई। पहली पंक्ति जो हमारी ये है, पहला छंद है, उसका ये अर्थ है। तो चलिए, आई होप आप बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे। तो जो ये छंद है, इस पंक्ति में जो छंद है वो मंदाक्रांता छंद है, और जो रस है इसमें वियोग श्रृंगार रस है। क्या है? वियोग श्रृंगार। अच्छा, आप काव्यगत सौंदर्य जरूर याद कर लीजिए। इसमें रस कौन सा है, छंद कौन सा है, भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, गुण कौन सा है, ये आप समझ लीजिए। तो जो यूपी बोर्ड पूछता है तो 2 नंबर का इसका संदर्भ पूछेगा और 2 नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसमें ये पूछेगा कि निम्न लाइनों में कौन सा अलंकार है, या निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, या फिर निम्न पंक्तियों में इस शब्द का अर्थ बताइए। तो इसी प्रकार से आपके ये 5 क्वेश्चन पूछेंगे जो 2-2 नंबर के होंगे और टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो आप जरूर उनको पढ़िए, व्याख्या पढ़िए, और साथ में अब जो इसमें जो छंद प्रयोग हुआ है वो मंदाक्रांता छंद है, और जो रस है वो यहाँ वियोग श्रृंगार है। भाषा, भाषा भाई ब्रज है, और क्या रह गया? बस चलिए दूसरी हम पंक्ति पढ़ते हैं। संतापो, संतापो का अर्थ होता है दुख, दर्द, तकलीफ। को का अर्थ को विपुल यानी और अधिक बढ़ता, और अधिक बढ़ता का अर्थ होता है बढ़ना। देख के यानी देख के, दुखिता यानी श्रीमती राधिका जी जो यहाँ दुखी हैं, तो दुखिता, दुखिता शब्द उनके लिए प्रयोग हुआ है। क्या पहली लाइन का अर्थ क्या है कि संतापो यानी दुख तकलीफ को बढ़ता देख और ज्यादा बढ़ता देख के दुखिता हो। राधिका जी बोली कि राधिका जी अपने दुख तकलीफ को और बढ़ता देख के बोली। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि कौन किससे बोल रहा है। तो यहाँ पर राधिका जी पवन यानी हवा से बोलती हैं। क्या? धीरे का अर्थ हुआ धीरे, बोली का अर्थ हुआ बोलना, सा दुख यानी दुख के साथ, उससे, उससे किसके लिए प्रयोग हुआ? ये उससे हवा के लिए प्रयोग हुआ। श्रीमती राधिका, श्रीमती मतलब श्रीमती राधिका जो है वो राधा जी है, नहीं आप कुछ और समझिए। तो राधा जी बड़ी धीरे से दुख के साथ में हवा से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? आइए अगली लाइन में। प्यारी का अर्थ हुआ यानी प्यारी, प्यारी मतलब प्यारी समझिए आप। प्रातः यानी सुबह, पवन मतलब हवा, इतना का मतलब होता इतना, क्यों मुझे सताती। राधा जी कहती हैं कि प्यारी सुबह वाली हवा तू मुझे इतना क्यों सताती है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। ये लाइन नहीं होगी, होगी कि प्यारी पवन तू मुझे, प्यारी पवन तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्यों मुझे सताती है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। और कहती हैं क्या तू भी कलुषित है। कहती हैं कि क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से। तो यहां कलुषित जो है, कलुषित का अर्थ होता है क्या? प्रभावित हुई। काल मतलब समय, क्रूरता का अर्थ होता कठोरता। कि कहती है राधा जी क्या तू भी भाग यानी काल, क्या भाग, क्या तू भी क्या है, क्या तू भी समय की कठोरता से प्रभावित हो गई है? क्या तू भी समय की कठोरता से प्रभावित होकर इतना कठोर हो गई है जो मुझे तू इतना सताती है, तो ये रहा हमारी 2 पंक्तियों का व्याख्या। अच्छा, इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ बड़ा सिंपल है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पवन दूतिका नामक शीर्ष से उद्धृत है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध हैं। इतना आपको लिख देना है, ये 2 नंबर आपके पक्के कर देगा। तो जो संदर्भ है, कभी कभी यूपी बोर्ड में संदर्भ नहीं पूछता है। क्या पूछेगा कि हाँ, पूछता है शीर्ष का नाम और शीर्ष के रचयिता का नाम। तो यहां आपको लिखना है शीर्ष के नाम, ब्लैक पेन से लिखना, शीर्ष के नाम यानी पाठ का नाम पवन दूत का इधर नीले पेन से लिखना, और जो कवि का नाम है वो आप काले पेन से लिखना, और अयोध्या सिंह उपाध्याय ये आप ब्लू पेन से यानी नीले पेन से आपको लिखना। तो आप सब में इसी प्रकार करेंगे, ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। संदर्भ लिखने की बहुत सी विधियां होती हैं, आपको जो आसान लगे आप उस तरह लिख दीजिए। चलिए तीसरी पंक्ति हमारी क्या है, तीसरा छंद क्या है उसको पढ़ते हैं। चलिए इसका हम एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्रों वाले, जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, वो नवीन बादल
और कमल की जैसे आंखों वाले हैं, और जाके आए न मधुबन से, और जब से मधुबन गए हैं तब से वो आए नहीं हैं, और न भेजो संदेशा और न संदेशा भेजा है। और मैं प्रिय विरह, मैं रो रो के, यानी मैं अपनी प्रियतम के विरह बिछड़ जाने से रो रो के, रो रो के विरह, रो रो के विरह से बावली, बावली का अर्थ होता है पागल, पगली, बावली वही, मैं रो रो के उनकी विरह में पागल सी हो गई हूं, और जाके मेरी सब दुख कथा। राधा जी कहती हैं हवा से कि जाके हे हवा तू वहां जाना, और मेरी सब दुख कथा, मेरी सारी दुख की कथा तू श्याम को तू सुना देना, तू श्याम को सुना देना। तो ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। अब इसका आप एक सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा, ब्रज भाषा, रस, योग, श्रृंगार, अलंकार, यहाँ पर उपमा भी है, अनुप्रास है, रूपक, उपमा, उपमा, अनुप्रास, रूपक, 3 अलंकार यहाँ पर हैं। चलिए चौथी पंक्ति देखते हैं, पढ़ते हैं। जो ही मेरा भवन तज अल्प आगे बढ़ेगी, कि जब हवा से कहती हैं, जब रास्ता बता रही है, भाई गूगल मैप तब था नहीं उस समय पर, उस समय पर गूगल मैप था नहीं। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को हवा के द्वारा, हवा के माध्यम से अपना संदेशा पहुंचाती है। तब भाई ना डाक था, ना पार्सल था, ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना टेलीग्राम था, कोई चैट तब नहीं होती थी। तब बस मन की बात मन से होती थी। हर फैसला नहीं होता सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के, कि हर फैसला नहीं होता सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के, कि मोबाइल के इस दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे खत में कैसे कलेजा निकाल के। चलिए आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। तो राधा जी हवा को यहाँ पर रास्ता बताती हैं। भवन का अर्थ होता है घर या महल, जो भी समझ लीजिए कि भाई राधा जी हैं, परिवार घर से है तो उनका तो घर तो थोड़ी होगा, महल होगा भाई, है ना। तज का मतलब होता है छोड़, यानी आगे बढ़ के, मेरे घर से थोड़ा आगे बढ़ के। तू का अर्थ होता है, तू मतलब हवा के लिए प्रयोग हुआ। अल्प यानी जरा से या थोड़ा से आगे बढ़ेगी। राधा जी कहती हैं इन पंक्तियों में हवा से कि बहिनी जब तू हमारा घर छोड़ के थोड़ा से आगे बढ़ी हो, जरा से आगे बढ़ी हो, तो शोभा वाली यानी सुंदर सुंदर, सुखद, सुख देने वाली, कितनी का अर्थ, कितनी, मुंज, मुंज का होता है लताएं, गुंजे मिलेंगी, यानी कि जब मेरा तू भवन तज के थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली, सुंदर सुंदर, सुख देने वाली कितनी मुंज, यानी इसका अर्थ हुआ है कितनी मुंज लताएं या बेड़िया या बावड़िया मिलेगी। कहती है राधा जी तुझे जब रास्ते में छोटे छोटे जो बाग बगीचे हैं वहां सुंदर सुंदर सुख देने वाली बावड़िया मिलेंगी। आगे की लाइन देखते हैं। प्यारी छाया, ये छाया है, प्यारी छाया, मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, स्वर मतलब होता है आवाज, मोह मतलब वो अपने वश में कर लेंगी तुझे। राधा जी कहती हैं कि हे हवा प्यारी छाया मृदुल, यानी प्यारी छाया, मृदुल मतलब कोमल। यहाँ स्वर किसका होगा, जब भाई छाया जो है वो मृदुल है तो यहाँ पर जो स्वर है वो पशु पक्षियों का है। तो कहती हैं प्यारी छाया मृदुल स्वर से वो तुझे मोह लेंगी, मोह लेंगी, तो भी मेरा दुख लख, लख का अर्थ होता है देख, वहां जाना, ना विश्राम लेना। भाई हवा जो होती है वो ठंडा मौसम देख के वहीं रुक जाती है। तो राधा जी हवा से कहती हैं कि हवा सुन ले, तुम हवा तुम सुन ले, तुम हमारा दुख लेके जाते हो तो हमारा दुख देख के जाते हो, समझो। रास्ता में तुमका कहूँ बाग बगीचा, कहूँ ठंडी हवा मिली, तुम वहां जाके ना रुके और ना विश्राम करो, क्योंकि हमारा संदेशा तुमका ले जाना जरूरी है। क्या है, जरूरी है। चलिए पांचवी लाइन देखते हैं, पांचवी पंक्ति देखते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना ना तू सुंदरी को। तो चलिए इसका हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। लज्जाशील यानी शर्मीली या घूंघट काढ़े, पथिक महिला रास्ते पर महिला, जो कहीं दृष्टि आवे जो कहीं दिखे। अच्छा, लज्जाशील पथिक महिला का अर्थ वहां से है
मतलब जो कई नई नवेली बहू जो घूंघट में हो, लज्जाशील हो, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जब किसी बहू को, जब किसी लड़की की जब शादी होती थी, तो जब उसको लाना होता था तब ससुर जी जाते थे। तो वो अपना डंडा पे जो पीछे कपड़ा वपड़ा बांधते थे, तो वो ससुर जी आगे आगे चलते थे और बहुरिया पीछे से चलती थी। तो वही वही इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। कहते हैं, राधा जी कहती हैं, यदि कोई लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं रास्ते में तुमको दिखे तो होने देना। विकृत वसना का अर्थ हुआ है, मतलब कोई स्त्री घूंघट काढ़े है तो तू हवा, मतलब कोई स्त्री घूंघट काढ़े है तो हवा जो है तू अब उसे, उसके घूंघट को उठाना नहीं, उखाड़ना नहीं। मतलब ये है कि होने देना विकृत वसना, ना तू सुंदरी को। मतलब कि कोई स्त्री अगर लज्जाशील रास्ते पर जाती हुई दिखाई दे तो हवा तो भाई चंचल होती है, तेज से आती है और झोंका मारती है और जो कपड़े वपड़े होते हैं वो उड़ जाते हैं। भाई ससुर के सामने अगर बहुरिया घूंघट से उड़ जाएगी तो भाई दिक्कत तो होगी ना। तो वही कह रही हैं राधा जी कि हे हवा, तू उसे विकृत वसना यानी उखाड़ मत होने देना। और जो थोड़ी श्रमिक, यानी श्रमिक का अर्थ हुआ यहाँ पर थकी हुई, वह हो तो गोद में शांति खोना। शांति यानी उसकी परेशानियां, दुख, तकलीफ, थकावट कुछ भी खोना। खोना का अर्थ होता है मिटाना। जो थोड़ी श्रमिक, मतलब जो थोड़ी थकी हुई महिला तुझे दिखे तो तू उसे गोद में लेना। हवा से कह रही है राधा जी, गोद में लेना और उसकी सारी थकावट को खत्म करना। होठों की वो कमल मुख से यहाँ पर रूपक अलंकार, क्या रूपक अलंकार, यहां पर है रूपक अलंकार, यहां पर तुलना की गई है। कमल मुख की मलानताएं मिटाना, यानी कि जो कोई थकी हुई स्त्री मतलब है, उसके जो ओंठ जो सूख गए हैं, कमल रूपी उसके जो ओंठ सूख गए हैं, उसकी जो झुर्रियां हैं उसको तुम मिटाना। क्या करना? मिटाना। चलिए, ये तो हो गया पहली, पांचवे का हमारा। चलिए छठे कर देते हैं, ये छठा है कि कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखे। राधा जी कहते हैं इन पंक्तियों में, क्या कहती भाई आप, जैसे अच्छा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी आ गई, तो अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे? रेखांकित अंश का मतलब होता है ये जो लाइन दी गई है केवल उतने ही शब्द की आपको व्याख्या करनी है। तो जैसे मान लो ये आ गया, यहां से इतने की आपको व्याख्या करना, जैसे आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए उसका थोड़ा हम फॉर्मेट बताते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में, क्या लिखने, थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे कि प्रस्तुत मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका जी यानी राधा जी हवा से कहती हैं कि, इतना आप लिखेंगे। फिर उसके बाद यहां आप लिखेंगे कोई क्लांता कृषक ललना, कोई थकी कृषक ललना। चलिए पहले मतलब समझ लेते हैं। क्लांता मतलब होता है थकी, दुखी, परेशान। कृषक ललना का अर्थ होता है किसान की स्त्री, किसान की पत्नी, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जो यहां पर आया है, इससे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर है, धीरे धीरे से, मेरी 2 बार आवृत्ति हुई है। परस का अर्थ होता है स्पर्श, उसकी यानी उसकी, क्रांतियां यानी थकावट को मिटाना। राधिका जी कहती हैं हवा से कि कोई क्लांत, कोई किसान, कोई थकी किसान की स्त्री खेत में दिखे तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करना और उसकी सारी थकावट को मिटाना। तो आप व्याख्या, जब आप रेखांकित अंश की जब व्याख्या लिखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। जाता कोई जलद का अर्थ होता है बादल। व्योम का अर्थ होता है आकाश। यदि, यहां से लेते हैं, यदि कोई बादल आसमान में यानी आकाश में जाता दिखाई दे तो छाया द्वारा
सुखद यानी सुख देना, करना। तत्व, तत्व का अर्थ होता है गर्मी यानी गर्म। भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री, क्या, स्त्री। यदि राधिका जी कहती हैं कि रास्ते में यदि तुझे कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो उसकी सारी थकावट को तू हर लेना। हे हवा, तू उसकी सारी थकावट को हर लेना यानी मिटा देना। और यदि कोई आकाश में तुझे बादल दिखाई दे, कोई तुझे आकाश में बादल दिखाई दे तो उसे तू उसके पास लाना। यानी गर्मी का मौसम था उस समय, मतलब राधिका जी के हिसाब से वहां गर्मी का मौसम था और कोई किसान की पत्नी वो खेत में काम कर रही थी, वो थकी थी। तो राधिका जी कहती हैं कि तू उसके सिर पर मतलब उस बादल को लाना ताकि वहां छाया आए, वही कह रही हैं। और उसको सुखद करना, तत्व भूतांगना को। तो दोस्तों चलिए, ये तो रहा मतलब इसकी व्याख्या। पवन दूतिका लेसन से जितनी भी महत्वपूर्ण व्याख्या थी वो हमने आपको पढ़ा दिया है। इनसे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। मतलब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इस समय हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को महत्व दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये हमारा लेसन आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, लाइक नहीं दबा के लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करना मत भूलना, कमेंट में आप जरूर बताना कि हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगा। फिर हम आपको इसी प्रकार से हिंदी की पूरे लेसन आपको हम पढ़ाएंगे। हिंदी पद भी पढ़ाएंगे, संस्कृत भी पढ़ाएंगे, गद्य भी पढ़ाएंगे, और जो व्याकरण पोर्शन है उसको भी हम पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको किसी इसी मजेदार चैप्टर के साथ। तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर।